नमस्कार, इंडिया 24 न्यूज 7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। सीधा रुख करते हैं पटना की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नीतीश के साथ उनके करीबी मंत्री संजय झा और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। हालांकि इस मुलाकात के उतने बढ़िया नतीजे नहीं निकले जिनकी नीतीश को उम्मीद थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मिशन अपोजिशन पर निकले हुए हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने ओडिशा का रुख किया। उनके साथ मंत्री संजय झा और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन भी थे। भुवनेश्वर पहुंचते ही सीएम नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के आवास का रुख किया और उनसे वहां पहुंचकर मुलाकात की। नीतीश सफेद गाड़ी में नवीन पटनायक के आवास पहुंचे। इसी गाड़ी में उनके साथ मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी थे। सीएम नवीन पटनायक ने तीनों का स्वागत किया और उन्हें अपने बंगले के अंदर ले गए। सीएम नवीन पटनायक ने इसके बाद नीतीश कुमार से लंबी बातचीत भी की। इस दौरान मंत्री संजय झा और ललन सिंह दोनों ही नीतीश के साथ मौजूद रहे। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का पुराना रिश्ता है। विपक्षी एकजुटता में सीएम नवीन पटनायक में शामिल होने की हामी दी। नीतीश की बातों से ऐसा लग रहा था मानो नवीन पटनायक उनके साथ विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब सीएम नीतीश पटनायक ने प्रेस के सामने बोलना शुरू किया तो मामला ही पलट गया। नवीन पटनायक ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। मतलब इस पूरी कवायद का कुल जमा यही निकला कि नीतीश ने नवीन पटनायक से मुलाकात तो कर ली, लेकिन हाँ, सिर्फ दोस्ती यारी तक ही रही। गठबंधन को पटनायक ने ना कर दिया। बिहार सरकार को उम्मीद थी कि जाति जनगणना पर हाईकोर्ट से आज अच्छी खबर आएगी, पर हुआ इसके उलट। पटना हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की तारीख जुलाई में तय कर दी। राज्य सरकार ने जल्दी सुनवाई के आग्रह के साथ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उसके बाद हाईकोर्ट ने 9 मई का दिन सुनवाई के लिए मुकर्रर किया था। आज हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि सुनवाई की तारीख बदलनी संभव नहीं है, इसलिए जुलाई में ही तय तिथि को सुनवाई होगी। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार के लिए यह बड़ा झटका है। नीतीश सरकार को 4 मई से ही झटके पर झटके लग रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर दर्ज कराई गई जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने 4 मई को सुनवाई की और अगली सुनवाई तक जाति जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कई बिंदुओं पर आपत्ति भी जताई थी। उन पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा था। राज्य सरकार जाति जनगणना को लेकर इतनी हड़बड़ी में थी कि उसने याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई का आग्रह हाईकोर्ट से कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बात मानते हुए 9 मई की तारीख मुकर्रर की थी। आज अदालत में यह मामला आते ही न्यायपीठ ने तय समय यानी 3 जुलाई से पहले याचिका पर सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। उधर बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर भी नीतीश कुमार बुरी तरह से उलझ गए हैं। उनकी रिहाई आसान को बनाने के लिए नीतीश सरकार ने कारा कानून में संशोधन कर राह तो आसान बना दी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ अपील कर दी है। आनंद मोहन को जी कृष्णैया की हत्या मामले में ही आजीवन कारावास की सजा हुई थी। सजा तो उन्हें फांसी की हुई थी, लेकिन बाद में ऊपरी अदालत ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। तब से तकरीबन 1.5 दशक तक आनंद मोहन जेल में ही थे। बेटा बेटी की सगाई और शादी के लिए वो पेरोल पर बाहर जरूर आए थे। जेल मैनुअल में संशोधन के बाद उन्हें आजाद कर दिया गया था। उनके साथ दूसरे मामलों में 26 अन्य बंदी भी रिहा किए गए हैं। इनके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में आईपीएल तो दाखिल ही हुए। कृष्णैया की विधवा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई की और बिहार सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। बिहार सरकार को लगातार अदालतों से लग रहे झटकों से बेफिक्र नीतीश कुमार विपक्षी एकता मुहिम में जुटे हुए हैं। जाति गणना पर तो हाईकोर्ट की राय आने के कुछ ही देर बाद वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंच गए। वहां वे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए अपने काउंटर पार्ट नवीन पटनायक से मिले। बातचीत के बाद वे उनके साथ डिनर भी करेंगे।
दरअसल आज शाम तक उनका पटना लौटने का कार्यक्रम है। 10 मई को नीतीश पटना में ही रहेंगे और 11 मई को वो मुंबई जाकर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे व एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। उधर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से मिलने नीतीश अपने सहयोगियों के साथ कोलकाता भी गए थे। ममता ने विपक्षी एकता की मुहिम में न सिर्फ शामिल होने का भरोसा दिया बल्कि विपक्षी दलों की अगली बैठक पटना में बुलाने की सलाह भी दे दी। उसके बाद नीतीश इतने उत्साहित हैं कि उन्हें अपने फैसलों पर अदालतों के प्रतिकूल फैसले भी प्रभावित नहीं कर पा रहे। कर्नाटक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पटना में विपक्षी नेताओं की बैठक होने की संभावना है। अभी तक तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम पटनायक से मुलाकात में बैठक की तारीखों पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि नवीन पटनायक ने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती की थी। उनकी योजना है कि जयप्रकाश नारायण के 1974 के आंदोलन की तर्ज पर परिवर्तन रैली आयोजित की जाए, ऐसा नीतीश कुमार का मानना है। रैली का साफ संदेश होगा बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में देश को संघ मुक्त और बीजेपी मुक्त बनाने का संकल्प लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी साथ थे। नवीन पटनायक से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार के साथ यही टीम 11 मई को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात करेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश के तमाम बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का प्रयास 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान से ही चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी द्वारा फिर वही कोशिश की जा रही है, लेकिन 2019 और 2024 फर्क यह है कि इस बार विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास बीजेपी के साथ 20 साल का सफर तय कर चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। हाल ही में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस सिलसिले में मुलाकात की थी, तो दीदी ने उन्हें विपक्षी दलों की बैठक पटना में ही आयोजित करने का सुझाव दिया था। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी का सुझाव मानते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 और 18 मई को विपक्षी एकता के लिए पटना में बैठक करने का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पटना में होने वाली इस बैठक में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और वाम दल शामिल होने की मंजूरी भी दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल के हिस्से से कटकर अलग हुए बिहार और ओडिशा के मुख्यमंत्री क्या विपक्षी एकता के मुद्दे पर एक हो सकेंगे? क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब नीतीश कुमार को यह कहा था कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाना चाहिए, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपना आंदोलन पटना से ही शुरू किया था। यह सुझाव देकर ममता बनर्जी ने इशारों में कांग्रेस पर हमला बोला था, लेकिन 2 दिन पहले ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर बंगाल की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विपक्षी एकता की कवायद में जुटे नीतीश कुमार के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री यह चाहते हैं कि विपक्षी एकता के लिए जो राजनीतिक दल साथ आएंगे उसकी अगुवाई कांग्रेस करे। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे के बयान के बाद यह संभावना कम होती नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर ममता बनर्जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के साथ समझौता करती है तो पश्चिम बंगाल में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विपक्षी एकता की खीर बनाने के लिए नीतीश कुमार जिस दूध को उबालने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी उसमें नींबू निचोड़कर खीर के अस्तित्व पर ही संकट पैदा कर सकती है। वहीं ओडिशा की बीजेडी प्रमुख और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी अच्छे रिश्ते हैं। यह बात खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। हालांकि ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में भी मौजूद है। बावजूद इसके बीजेपी के नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच राज्य के भीतर भी बेहतर संबंध बने हुए हैं। आपको बता दें कि ओडिशा से ही आने वाली द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति बनाने की बात कही गई थी, तब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। इसके अलावा यह अभी जग जाहिर है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गठबंधन की राजनीति से हमेशा बचने की कोशिश करते रहे हैं।
विपक्षी दलों की तरफ से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें साथ लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि बीजू जनता दल ने ओडिशा के 21 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, इसलिए इस बार भी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नवीन पटनायक का कोई प्रतिनिधि भले ही पटना में शामिल होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में शामिल हो जाए, लेकिन वह गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सीएम आवास पर भीगे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शराब घोटाले के मामले में उनके करीबी नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के एक अन्य मंत्री भी पिछले 1 साल से जेल की हवा खा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में भावना के साथ पंजाब की आम आदमी पार्टी की पुलिस ने किस तरह का व्यवहार किया था, यह पूरे देश ने देखा। एक निजी चैनल की रिपोर्टर के साथ आम आदमी पार्टी की पुलिस ने बहुत ही अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया था। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी सवालों के घेरे में खड़ी। दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार भी 2 दिन पहले पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा देकर अपना इस्तीफा वापस ले चुके हैं। अब ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी पर कब्जे की लड़ाई के लिए अब शरद पवार के परिवार में ही लड़ाई छिड़ चुकी है। इसलिए शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को अपनी ताकत दिखाने के लिए ही पहले पद से इस्तीफा दिया और अब इस्तीफा वापस भी ले लिया, यानी कि एनसीपी भी परिवारवाद से नहीं निकल। यह देश की जनता ने देख लिया। इसके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी टूट चुकी है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह तक एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना के पास चला गया। ऐसे में कमजोर हो चुके उद्धव ठाकरे विपक्षी एकजुटता में कितनी ताकत झोंक पाएंगे, इसका अंदाजा लगाना कठिन है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी खुद को प्रधानमंत्री की रेस में देश में सबसे आगे दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि पटना में होने वाले विपक्षी दलों की संभावित बैठक का नतीजा आखिर क्या निकलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।